हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक 2 चैप्टर नंबर 5 कांग्रेस प्रणाली का पार्ट 2। और आज की इस क्लास के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं 1971 के चुनाव से। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपनी खोई हुई जमीन को वापस से जीतने के लिए कौन से 10 सूत्रों का यूज किया, उन्होंने कौन से स्टेप्स उठाए, यानी कि कांग्रेस की पुनर्स्थापना का क्या अर्थ है, प्रीवी पर्स का क्या अर्थ है, और कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की इस क्लास के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं। बट मेजर वे के अंदर टॉपिक्स हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर कवर अप किए थे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो इसी क्लास के आई बटन में सारी क्लासेस लगी हुई हैं, आप डायरेक्टली जाके गो थ्रू हो सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक भी अवेलेबल है, आप वहां से सारी वीडियोस को सीक्वेंस के साथ देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड पॉइंट्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड पॉइंट्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी ने वर्ष 1967 में जो अपनी जमीन को खोया था उसको वापस से पाने के लिए 10 सूत्री कार्यक्रमों का उन्होंने सहारा लिया। अब इसका क्या जरूरत थी, मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे कि हम जानते हैं कि 1960 का दशक हमारे लिए एक खतरनाक दशक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमने दो युद्ध देखे। 1965 का युद्ध देखा हमने और 1962 का युद्ध देख लिया। अब ये दोनों ही युद्ध एक पाकिस्तान के साथ था, एक चीन के साथ था। अब कौन सा युद्ध किस सन में किसके साथ हुआ, जो मैंने अभी सन बता दिया आपको, 1965 और 1962। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि सर इस सन के अंदर चीन के साथ हुआ था, इस सन के अंदर पाकिस्तान के साथ हुआ था। खैर, हमने इसी विश्व के मतलब इसी दशक के अंदर दो युद्ध देख लिए और साथ ही साथ हमने इसी दशक के अंदर खदान संकट देखा। हमने इसी दशक के अंदर अपने खेती के पैदावार के अंदर गिरावट देखी और हमने इसी दशक के अंदर फसलों की उर्वरता को कमी देखी। और यहाँ तक हमारे पास इतनी ज़्यादा परेशानियाँ आ गई कि हमें अपने रुपए की वैल्यू गिरानी पड़ गई। और यही सारे कुछ कारण ऐसे कारण थे कि जो कि कांग्रेस को हराने की वजह बन गई, क्योंकि जितना हमने युद्ध लड़े, यानी कि दो युद्ध लड़ लिए है ना, खदान संकट आ गया, फसलों में गिरावट आ गई और बहुत तरीके से परेशानियां हम पर आ गई। तो हमने क्या करा, सेना के ऊपर ज़्यादा खर्च करा। इस स्थिति के अंदर देश की सीमाओं पर बड़ा खतरा बना रहता है और साथ ही साथ दो युद्ध करने के बाद देश के जो सैनिक हैं उनको भी तो भरपाई करनी थी, तो उनके ऊपर ज़्यादा खर्च करने की वजह से हमारे ऊपर आर्थिक संकट भी आ गया। तो हमारे रुपए की वैल्यू जानबूझकर गिरानी पड़ गई। और इसी के साथ ये कुछ कमियां देखकर जो विपक्षी दल था उसने कांग्रेस की सारी कमियों को जनता के सामने रखा और इतना रखा सामने कि दूसरी चीज उन्होंने गैर कांग्रेसवादी दल के नाम से अपने आपस में इतना बड़ा ग्रुप बना लिया जिससे वो कांग्रेस को हरा सके। अब वो ग्रुप के अंदर उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी विचारधाराएं क्या है, हमारी आकांक्षाएं आशंकाएं क्या हैं और हमारे विचार क्या है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। उन्हें बस कांग्रेस को हराने से मतलब था और कांग्रेस को हराने से मतलब से उन्होंने एक विधायकी दल बनाया जिन्होंने इनको एसयूडी नाम से पहचाना और बेसिकली पंजाब के अंदर भी एक स्पेसिफिक नाम से वो चीज़ मशहूर हुई थी। वो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के, चलो मैं बताता हूँ, यूनाइटेड ऑफ फ्रंट ऑफ स्टेट, है ना। तो इस तरीके से हमारे पंजाब के अंदर जो विधायकी दल बना था उसके नाम से भी चीज़ मशहूर हुई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इतने सारे संघर्ष के बाद, पहला कांग्रेस की कमियों को बताने के बाद और पूरे विपक्ष का एक हो जाने के बाद, इसने कांग्रेस की सरकार के ऊपर चुनाव में इतना बड़ा प्रभाव डाला कि कांग्रेस सीधा 9 राज्यों के अंदर हार गई 1967 के अंदर। अब वो 9 राज्य कहना बड़ी आसान बात है, बट 3 आम चुनावों तक कांग्रेस ने इतना अच्छी सफलता पाई थी कि आज तक उसकी टक्कर का कोई सामने नहीं आया था। और इसी वजह से इन 3 आम चुनावों में जो कांग्रेस का टाइम पीरियड रहा था इसको हम कांग्रेस प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। तो चौथे आम चुनाव में इतनी बड़ी हार देखने के बाद जो हमारे विशेषज्ञ थे उन्होंने इस चीज को 1967 के चुनाव को राजनीति का भूकंप भी नाम से संज्ञा दी। तो यहाँ तक हमने देखा तो इन्हीं सब चीज़ों से उभरने के लिए इंदिरा गांधी ने कई चीज़ों का सहारा लिया। अब उन 10 सूत्री कार्यक्रमों में से कुछ चीज़ें हमारे पास हैं, जैसे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण, खदानों का सरकारी विवरण और भूमि सुधार जैसी बातें इसके अंदर शामिल थी। और साथ ही साथ इंदिरा गांधी ने इन सब चीज़ों को लेकर गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था और प्रीवी पर्स जैसे कार्यों पर बड़ा जोर दिया था। अब व्हाट इज प्रीवी पर्स? गरीबी हटाओ का नारा जैसे हम जानते हैं, जय जवान जय किसान का नारा जो हमारे ऊपर खतरनाक दशक का समय था
उस दशक से निकलने के लिए जो लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय पर प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और लोगों को प्रेरित किया था कि हम इस मुश्किल समय से भी निकल जाएंगे। तो इसी तरीके से अपनी सत्ता को वापस लेने के लिए, उन 9 राज्यों के अंदर जीत बनाने के लिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कांग्रेस ने केंद्र के अंदर जगह पाई थी, बट स्टेट वो खो चुकी थी। और ये स्टेट होना इतनी आम बात इसलिए नहीं थी क्योंकि जो सिंडिकेट थे, सिंडिकेट यानी कि जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, बड़े नेता थे, जिनकी पूरी कांग्रेस के दल के ऊपर चलती थी, और एक समय पर उन्होंने इंदिरा गांधी को अपनी बात ना मानने की वजह से निष्कासित भी कर दिया था। और फिर इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि अपनी नई कांग्रेस की स्थापना कर ली थी। इसको कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट के नाम से जाना गया और वही बाद में असली कांग्रेस के नाम से जानी गई। और बाद में जो इंडिकेटर वाली कांग्रेस थी उसको कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना था। तो यहाँ पे हमने देखा कि इतने बड़े बड़े नेता जैसे के कामराज, वी गिरी जैसे नेता, एस.के. पाटिल जैसे नेता हार गए थे, तो इसको राजनीतिक भूकंप कहा। अब यहाँ पर इंदिरा गांधी ने इन सारे कार्यक्रमों में 10 सूत्री कार्यक्रमों का सहारा लिया, गरीबी हटाओ का सहारा लिया और प्रीवी पर्स का सहारा लिया। अब व्हाट इज प्रीवी पर्स? आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, पिछले चैप्टर्स में पढ़कर आए हो कि हम जब आज़ाद हुए तो आज़ादी के बाद हमारे पूरे देश के अंदर 543 क्या थे? रजवाड़े थे, रियासतें थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अंग्रेज़ों ने 3 आदेश दिए थे कि हम संपूर्ण भारत को आज़ाद करते हैं। दूसरी बात, हम भारत के अंदर हिंदू और मुसलमानों के आधार पर विभाजन करेंगे और विभाजन का जिम्मा हम इनको दे देंगे, कौन सा जगह वो पाकिस्तान को देंगे या फिर मोहम्मद अली जिन्ना को देंगे। और तीसरी बात उन्होंने बोली कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक राजा को भी ये आज़ादी है कि वो चाहे तो हिंदुस्तान के साथ जाए, वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ जाए, और वो चाहे तो अपना अलग देश भी बना सकता है। तो इतनी बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी, यानी कि पाकिस्तान तो पहले से ही अलग हो रहा है, देश का बहुत बड़ा भाग एक दूसरे हित के यानी मुस्लिम लीग के हित में जा रहा है। तो इसी वजह से क्या हुआ कि अगर सभी राजाओं ने ये सोच लिया कि क्यों ना मैं भी अपना अलग देश बनाऊं, तो हमारे देश के तो 543 टुकड़े हो जाएंगे। तो इस चीज़ को ना होने की वजह से ये जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई कि आप इस चीज़ को करिए और कैसे न कैसे करके इन सबको अपने साथ में लाइए, जो उस समय पर गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखिएगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 10 सूत्री कार्यक्रमों को से भी ऊपर की सोच को अपनाया और साथ ही साथ अपनी सभी ट्रांजिशंस को, हर एक मानदंड को अपनाते हुए सभी राजाओं को मना लिया। और आज जो तुम कह पाते हो ना 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और हमारा इतना बड़ा भारत, ये सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से है। अगर वो अपनी संवैधानिक भूमिका, हर एक मानदंड को नहीं अपनाते तो आज ऐसा भारत नहीं होता। इसके अंदर कई सारे धब्बे होते राजाओं के, रजवाड़ों के। तो यहाँ पर अब उन राजाओं को मनाना था, किसी को बंदूक की नोक पे मनाया तो किसी को प्यार से मनाया, बट सभी को कुछ ना कुछ सभ्यता दी। अब वो सभ्यता संविधान के माध्यम से उनको दी गई, कानून के माध्यम से दी गई बाकायदा, तो उसको प्रीवी पर्स कहते थे, है ना, उनकी प्रीवी पर्स कहते थे। यानी कि जैसे मान लो महल के अंदर रहने की आज़ादी, साथ ही साथ उनको हर एक तरीके से सभ्यता देने की आज़ादी, कुछ गवर्नमेंट सब्सिडी देने की आज़ादी, मतलब ये सब चीज़ें उनको अधिकार मिले हुए थे संविधान के तौर पर। तो इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स जैसे कार्यों पर जोर दिया और इसको खत्म कर दिया 1971 के चुनाव में जीतने के बाद। इन्होंने वादा किया कि 1971 का चुनाव जीतने के बाद ही मैं प्रीवी पर्स जैसी अवैध और गलत संविधान के अनुच्छेदों को खत्म कर दूंगी। तो इस चीज़ पे, इन जैसे कार्यों पर इन्होंने जोर दिया। अब हम देखते हैं कि भाई इतनी सारी चीज़ें इन्होंने करी, है ना, तो आखिर उसका रिजल्ट क्या आया। अब इतनी सारी चीज़ें इन्होंने करी, हमने देखा कि इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो वहीं पे याद रखना कि ग्रैंड अलायंस क्या है कि 1971 के चुनाव के अंदर भी, 1971 के चुनाव के अंदर भी जितना भी विपक्षी दल था, उन सभी विपक्षी दलों ने क्या किया था, दोबारा से इंदिरा गांधी को यानी कि कांग्रेस को हराने के लिए अपना एक ग्रुप बना लिया था। अब उस ग्रुप को अब यहाँ पे नाम दिया गया था ग्रैंड अलायंस। अब पहले वाले ग्रुप को तो बेसिकली संयुक्त विधायकी दल बोला था, जिसको SUD कहा गया था, और पॉपुलर फ्रंट ऑफ सीट, मतलब पंजाब के अंदर जो SUD बना था, और साथ ही साथ समाजवादी के डॉक्टर मनमोहन लाल, ऐसे कुछ नाम था, उन्होंने इस सब काम को गैर कांग्रेसवाद की भी नीति को बताया था, है ना, तो ये नाम उन्होंने दिया। अब यहाँ पर ग्रैंड अलायंस नाम दिया गया, फिर से कई सारी पार्टी विपक्षी दल एक हो गए और कहा अब इसको केंद्र से ही भगाते हैं। तो ये सब चीज़ों को लेकर ग्रैंड अलायंस ने नारा दिया इंदिरा हटाओ का, ठीक है। इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, ग्रैंड अलायंस ने नारा दिया इंदिरा हटाओ, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हुई। सो होपफुली समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना या लिखना है तो लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसके परिणामों की तरफ।
तो चलिए भाई स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने वर्ष 1971 के चुनाव के परिणाम। तो जैसे कि कांग्रेस आर यानी कि ऋग्विजय ने, जिसको असली कांग्रेस के नाम से जानते हैं, और सीपीआई गठबंधन इसने भी लिया था भाई। यहाँ पे ग्रैंड अलायंस और कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन भी सामने, इतना बड़ा विपक्षी दल भी सामने, तो उनसे टक्कर लेने के लिए थोड़ी सी सपोर्ट हमने भी ली। और यहाँ पर 375 सीटें इसने पूरे भारत के अंदर जीती। उन 375 सीटों के अंदर 352 सीटें असली कांग्रेस की थी और 23 सीटें जो थी वो सीपीआई की। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन की 16 सीटें ही आई, ग्रैंड अलायंस की 40 से भी कम सीटें पूरे भारत के अंदर आई थी। तो ये तो रहा 1971 के चुनाव का रिजल्ट। अब हम बात करते हैं कि कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना और परिणाम, यानी कि इंदिरा गांधी ने जो कांग्रेस प्रणाली पूरी तरीके से डूब चुकी थी उसको उठाने का काम तो किया, बट पुनर्स्थापित करने के बाद क्या परिणाम हुआ इसको जरा जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या है, कांग्रेस अब विभिन्न मतों और हितों पर कार्य करने वाली पार्टी नहीं थी, विभिन्न मतों और हितों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी, जो कि इसका विश्वास, इसके ऊपर विश्वास पूरी देश की जनता का आज़ादी के टाइम पर था, वो अब इतना नहीं था। ठीक है। दूसरा, ये पार्टी कुछ गरीब, दलित और आदिवासियों के ऊपर ही निर्भर थी, उनके ऊपर ही आधारित थी। पार्टी का ढांचा भी अपेक्षाकृत कमजोर था, इसके अंदर जो नेता थे वो अपेक्षाकृत कमजोर थे और साथ ही साथ बहुत सारी फ्लक्चुएशन इसमें थी। तो इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को पुनर्स्थापित तो किया, परंतु कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को ही पूरी तरीके से बदल दिया। बट खैर, पांचवा पॉइंट हमारे पास ये है जो मैं आपको बता रहा हूं, इन्हीं सब कुछ कार्यों की वजह से कांग्रेस ने 1971 के अंदर पूर्ण बहुमत से विजय पाई पूरे भारत में। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर था। सो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, सभी चीज़ों को समझ में आया हो, सभी चीज़ आपके समझ में आई होंगी, कहीं कोई डाउट नहीं बचा होगा, कहीं किसी टॉपिक में कोई भी हल्का सा भी मतलब ये नहीं बचा होगा सर ये क्या था या फिर ये समझ में नहीं आया। तो अगर कहीं कुछ ऐसा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, मैं उसी दिन उस डाउट को क्लियर करने की, ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। और कहीं कोई वर्ड समझ में ना आया हो, अगर किसी राइटिंग के अंदर कोई सेशन में कोई समझ में ना आई हो चीज़ें, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको भी डिस्कस कर लूँगा इन द कमेंट सेक्शन। सो होपफुली आपको सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने पार्ट 1 के आपको बताए हैं वो बच्चे बहुत अच्छे से समझे होंगे जिन्होंने पार्ट 1 देखा होगा। और जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी है, बिल्कुल ही न्यू है इस वीडियो पर, तो वो जल्दी से पार्ट 1 भी देख लें, जिससे आप अपने पूरे चैप्टर को कंप्लीट और इफेक्टिवली फिनिश कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अपने ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।